नमस्कार, मैं हूं रमन ओमगाई। नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। जिसका सबको इंतजार था वो घड़ी आ गई। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। जनता समेत पूरे देश को इंतजार था और चुनाव आयोग ने इन तारीखों का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होगा, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में 1 चरण में चुनाव होगा, मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होगा। तो चुनाव है और साथ ही साथ रैलियां होंगी, जनसभाएं होंगी, जैसा कि हमेशा आम चुनाव में होता रहा है, बड़ी बड़ी जनसभाएं। लेकिन इस बार की कहानी थोड़ी अलग है। 15 जनवरी तक रैली पर बैन है, किसी तरह का कैंपेन आप नहीं कर सकते, किसी तरह का प्रचार आप नहीं कर सकते, डोर टू डोर कर सकते हैं, वर्चुअली कर सकते हैं, लेकिन भीड़ के साथ आप रोड शो नहीं कर सकते। यानी बड़े बड़े नेताओं के जो रोड शो होते थे, नेताजी का रथ आगे और पीछे कार्यकर्ताओं की भीड़ और अगल बगल हाथ हिलाते हुए लोग, तो 15 जनवरी तक तो ऐसी तस्वीर बिल्कुल नजर नहीं आने वाली है। अब देखना होगा कि किस पार्टी को टेंशन है, कौन पार्टी भरोसा करती है कि वर्चुअली वो तस्वीर बदल देंगे या नई तस्वीर बना देंगे, या फिर जो जनसभाएं होती हैं जिसमें आप पूछते हैं मन से भाइयों हुआ कि नहीं हुआ और सामने से आवाज आती है अर्चना, ऐसा 15 जनवरी तक तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल 15 जनवरी के बाद, लेकिन क्या प्रचार का ये फंडा बदलेगा? क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि वो स्थिति का आकलन करेगा, उसके बाद 15 जनवरी के बाद तय होगा कि क्या प्रचार का ये फंडा बदलेगा। 5 राज्यों में बंदिशों की बयार है, तो किसका चिराग रोशन होगा और किसका चिराग बुझेगा, ये 10 मार्च को साफ होगा। पांच राज्यों में चुनाव का ऐलान हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा के साथ मणिपुर में चुनाव का ऐलान कर दिया है। चुनाव के ऐलान के साथ ही इन राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। चुनाव होंगे, नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, कई सारे सवाल थे, लेकिन चुनाव आयोग ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। 5 राज्यों में चुनाव कब कब होंगे, आइए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 7 चरणों में चुनाव होंगे। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा, 14 फरवरी को दूसरे चरण का, 20 फरवरी को तीसरे चरण का, 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान होगा, जबकि 27 फरवरी को 5वें चरण का मतदान होगा, 3 मार्च को छठे और 7 मार्च को 7वें चरण के लिए वोटिंग होगी। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 1 चरण यानी कि 14 फरवरी को ही वोट डाले जाएंगे। मणिपुर में 2 चरण में मतदान होगा, 27 फरवरी और 3 मार्च को वोटिंग होगी। पांचों राज्यों के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। All elections of 5 states will be conducted in 7 phases. The first date of the issue of notification will be 14th January 2022, and which will start from Uttar Pradesh. This will be the first phase of Uttar Pradesh. This is the first phase. Now let us come to the second phase, which is a very important phase. In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in 1 phase, Uttarakhand in 1 phase, Goa in 1 phase. So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. कोरोना की तीसरी लहर में देश में 1 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कई सारी पाबंदियां भी लगाई। 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने हर तरह की पदयात्रा, रोड शो, बाइक रैली पर रोक लगा दी है। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन में केवल 5 लोग ही जा सकेंगे। इतना ही नहीं, चुनाव के बाद होने वाले विजय जुलूस पर भी रोक लगा दी गई। So up to 15th of January, because the situation is dynamic, it is not static. No road show, no padyatra, no cycle, bike or vehicle rally and any procession. Similarly, no physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January. 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में करीब 18 करोड़ से ज्यादा वोटर हिस्सा लेंगे।
690 विधानसभा सीटों पर जंग होगी। किसके सिर ताज होगा, किसके सिर गाज, 10 मार्च को पता चल जाएगा। लेकिन कोरोना काल में एक बार फिर चुनाव हो रहे हैं। पिछली बार के अनुभव बेहद कड़वे रहे हैं। चुनाव आयोग पर सुपर स्प्रेडर का आरोप लगता रहा है। इस बार आयोग खासा तैयारी का दावा कर रहा है। देखना होगा क्या होता है। और इस चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़े, हमारे साथ बीजेपी से जयराम विप्लव हैं और कांग्रेस से अजय वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जयराम जी, चुनाव आयोग ने जो घोषणा की उसके बाद कोविड को ध्यान में रखते हुए जो ऐलान किया है कि एक तरह से कह सकते हैं कैंपेन कर्फ्यू है, ये किसी भी तरह से रैली नहीं हो पाएगी, कोई चुनावी रथ नहीं निकलेगा, जो बड़े बड़े नेता आपके भीड़ इकट्ठा कर रहे थे या किसी भी पार्टी के वो नहीं कर पाएंगे, जो होगा 15 तारीख तक वो वर्चुअल होगा। क्या ये फैसला आप लोगों को ठीक लग रहा है? आप लोग खुश हैं इससे? निश्चित तौर पर चुनाव आयोग ने जो कुछ परिस्थितियों को देख करके निर्णय लिया है, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी देश की किसी भी संवैधानिक संस्था के हर कदम की सराहना करती रही है और उसका पालन भी करती रही है। हम उन पार्टियों में से तो है नहीं जो अपने हक की बात हो तो चुनाव आयोग अच्छा है, चुनाव हम जीत जाए तो बहुत अच्छा, चुनाव हार जाए तो ईवीएम खराब हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी उन पार्टियों में से है नहीं और नवाचार को हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। आखिरकार रैलियों का, रोड शोज का और बाकी अभियान का मतलब तो यही होता है ना, उसका उद्देश्य तो यही होता है कि हम जनता के बीच में पहुंचकर अपनी पार्टी की बात, अपनी पार्टी की योजनाएं, सरकार के कार्यकाल में जो कुछ काम हुए हैं उनको ठीक ठीक बता पाए और साथ ही आगामी जो हमारा रोड मैप है उसको लोगों तक पहुंचा सके, अपनी विचारधारा को पहुंचा अजय वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। अजय जी, आप संतुष्ट हैं? चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइंस दी है 15 जनवरी तक, कांग्रेस इससे सहमत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस महापर्व के लिए जो वोटिंग का सिस्टम बनाया है अपनी तरफ से, अपने नेता राहुल जी की तरफ से, प्रियंका जी और सोनिया जी की तरफ से सहर्ष स्वागत करता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि कोविड काल चल रहा है। पिछले कोविड काल में सरकार की किस तरह की नीति और नियत के कारण हमारे लाखों भाई कि माँ का बेटा, बाप का भाई बहन, बच्चे सब चले गए और किस तरह से गैस नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, बेड नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे और सरकार झूठे दावे आज भी करती थी। फिर हमारा मकसद ये है कि पार्टी कोई भी हो, कोविड काल का प्रोटोकॉल सबको रखना चाहिए और हमने तो पहले ही अपनी सारी रैलियों की घोषणा कर दी थी कि हम रद्द कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हमारी पार्टी, हमारी नेता प्रियंका गांधी और हमारे नेता राहुल जी ने की थी। चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है, सहर्ष उसका पालन सारे लोग करेंगे और मजबूती से देश में हम ये दिखाएंगे कि सदाचार, हम फोटो सेशन वाले लोग नहीं है कि फोटो सेशन, गुफा में जाए तो फोटो सेशन, कहीं नौटंकी हो वहां फोटो सेशन, दौरे को जब चुनाव रैली में भीड़ ना आए तो फोटो सेशन। एक दलित मुख्यमंत्री किस तरह से पंजाब में पहली बार बनाया, उसको गिराने का, राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रयास करने के लिए देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग किस तरह से नौटंकी करते हैं, किस तरह से। अजय वर्मा जी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को नौटंकी कहना, इस बात पे आप लोगों को वाकई शर्म आनी चाहिए। मैं आपको शर्म नहीं आ रही, देखी है, वीडियो सबने देखे, कम से कम जांच होने दीजिए, जांच के पहले इस तरीके की बात नहीं कीजिए। एक चीज बताइए, एक बात बताइए, एक लाइन में पूछ लूं जरा, अगर सब कुछ नौटंकी है तो ये डीजीपी को क्यों हटा रहे? डीजीपी ने क्या बिगाड़ा भैया? अरे अपनी जिम्मेवारी छोटे लोगों के ऊपर थोप कर सोनिया जी और राहुल जी बच नहीं सकते हैं। ये राजनीति शुरू की है। जयराम विप्लव, सवाल, एक मिनट रुकिए। अजय वर्मा जी, हम इस वक्त चुनाव आयोग ने जो तारीखें की है उस पर बहस कर रहे हैं क्योंकि उस मुद्दे पर हम काफी चर्चा कर चुके हैं। ये बताइए अजय जी, वीवीपैट मशीन, सारी ईवीएम मशीनों में वीवीपैट लगा होगा तो कोई ठीकरा ईवीएम मशीन पर तो नहीं फूटेगा क्योंकि वीवीपैट लगा है सब में। मुझे ऐतराज है, आप एंकर हैं टीवी की, आप मेरा काम मत बताइए मुझे, आप मेरा काम मुझे मत बताइए, मुझे बहुत बेहतर तरीके से पता है। वक्ताओं की बोल रही है कि शर्म आनी चाहिए, शर्म बिल्कुल, जांच होने दीजिए, बिना जांच के आप नतीजे पर मत पहुंचिए। आप महिला हैं,
हम महिलाओं को अरे वो सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री सबके आप हैं, छोड़िए, उनके भी है, मेरा भी है और आप आपके चेयर भी की है अजय रिस्पेक्ट जी। करिए ना। अरे अजय जी, सोनिया शेयर जी की की रिस्पेक्ट सोनिया जी होती की है। बात तो सुनिए। सोनिया- सोनिया जी ने खुद कहा था कि नहीं। चन्नी जी को सुरक्षा रखनी चाहिए थी। क्या चन्नी जी से अब कहा- उनकी भी नहीं सुनते? खैर, कांग्रेस की परेशानी है कि आला कमान की छोटे नेता नहीं सुनते और छोटे नेताओं के आला कमान नहीं सुनता। मैं बुराई तो बता दूं आपको भाई, आपको याद हो कि जिस वक्त इंदिरा गांधी देखिए, उड़ीसा बात गई अजय थी, जी सिर्फ ये है कि हम अरे यहाँ चुनाव पर में संवैधानिक हार रहे, पदों इस पर की ये मर्यादा चर्चा का नहीं ध्यान करेंगे। रखते हैं और आप वो देश डिस्कशन की में शामिल हैं, तो प्रधानमंत्री थी। उम्मीद आपसे भी यही करते हैं कि संवैधानिक पदों पे जो भी लोग बैठे हैं उनके लिए आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं, हम चलिए, किसी चर्चा भाषा को का अब आगे इस्तेमाल बढ़ा नहीं सकते हैं। बताइए। ये देखिए, हम किसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। पूरे देश पे ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटी पर ये हिंदुस्तान के 136 करोड़ लोग ये बात कह रहे हैं। उसमें सर, बीजेपी एक तो का जो ट्विटर की ट्रेंड की बात कर रहे हैं ना, ट्विटर के ट्रेंड में ऐसे ऐसे वर्ड शब्द हैं, बोलिए तो मैं बताऊं आपको एक ट्रेंड क्या कर रहा है। उनके नेता और प्रवक्ताओं को छोड़ दीजिए और सब लोग नहीं सब नहीं, तरह ये की इनके आपके IT बड़े सेल नेता हैं। जो छुट्टी बनाने चले गए, उनके नाम से क्या ट्रेंड कर रहा है ये मैं बताऊं आपको। देखिए, जो 85,000 इनके IT सेल के पेड लोग हैं, उनको तो कमाल है छोड़ सर। दीजिए। वो अजय जी, आप अगर कैसी आप बातें खिलाफ बोलेंगे करते तो हैं आप? आपके खिलाफ ट्रेंड होने जिस लगेगा। विषय मैं पर बोलूंगा चर्चा मेरे हो रही है, खिलाफ उस ट्रेंड पर बात होने करिए लगेगा। ना। निकले थे हरिभजन को होटल लगे एक के बात पास। बताइए, राहुल चलिए। गांधी भी यही करते हैं, अजय चलिए। वर्मा भी यही कर रहे हैं। जयराम आश्चर्य क्या है विप्लव, इसमें? जयराम विप्लव, चुनाव आयोग जी। ने जो घोषणा की है, जिन तारीखों की 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 5 में से 4 जगह आपकी पार्टी का स्टेक दांव पर, बहुत कुछ दांव में लगा हुआ है। कहां पर आपको सबसे ज्यादा मुश्किल नजर आ रही है? आप यही कहेंगे रटा रटाया बयान की सब जगह हमारे लिए अनुकूल स्थितियां हैं? देखिए, देश जानता है और पिछली चुनाव में भी देश ने देखा कि कांग्रेस पार्टी 50 का रिपोर्ट कार्ड लेकर के आई थी। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं क्या कहूं, लेकिन मैं भाजपा के विषय में जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां शासन में है, वहां हमारे काम को देख करके जनता एक बार फिर से हमें मौका देने जा रही है। और जहां हम विपक्ष में हैं, वहां भी हमने जनता के हक की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी है। हमने कभी पीठ नहीं दिखाई, हम सड़कों पर खड़े रहे। और भारतीय जनता पार्टी 365 दिन सेवा भाव से काम करने वाला संगठन है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कोरोना काल में दिखाया, सेवा ही संगठन का मूल मंत्र लेकर जो प्रधानमंत्री जी चले थे, उसको हमने सड़कों पर, जमीन पर उतार करके दिखाया। हम घर में नहीं बैठे थे। अजय जी के पास जाते हैं। अजय जी, आपको कौन सी सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है यहाँ पर? क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछली बार वाला एक्सपेरिमेंट तो कांग्रेस का फेल हो गया, जब सारे लड़के दिल्ली से पहुंच गए थे लखनऊ। इस बार क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, पूरे देश ने देखा कि मणिपुर में हमारी सरकार की किस तरह से वहां गिराई सर, आप गई। क्या पूरे करते हैं? देश मैं ने उत्तर देखा। प्रदेश की बात करता हूँ, आप मणिपुर पहुंच जाते हैं। मैं जनाब, कहीं आइए ना उत्तर प्रदेश में, मणिपुर आप भी ये चलेंगे। चाहेंगे, अगर मणिपुर आप भी ये चलेंगे। चाहेंगे मेरे भाई, आप तो सीनियर आदमी हैं, कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, मैं आपका यस और नो में आंसर दूं। अरे मैं ये सुन नो लीजिए में जरा। कहा पूछ रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ उत्तर नहीं। प्रदेश में आपको कोई सुनहरी आभा रेखा कुछ नजर आ रहा नहीं है नहीं, कि तो मैं सुना तो रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश पे भी आऊंगा। आइए, मैंने अभी उत्तर प्रदेश से मणिपुर का मणिपुर जिक्र चलते हैं। करा। नहीं, आपने मणिपुर का जिक्र करा, गोवा का जिक्र कहा मैंने करा। मैं मणिपुर आपको का भी बता जिक्र दूं किया सर। मैंने कहा कि पिछली बार का मणिपुर में- एक्सपेरिमेंट आपका फेल हो गया था, इस बार क्या ये सफल फ्लिप होगा? द क्वेश्चन, फ्लिप द मणिपुर क्वेश्चन। में किस तरह से सरकार गिरा के हमारे चुनी हुई सरकार को गिराया, गोवा में किस तरह से चुनी हुई सरकार को गिराया, आपने देखा नहीं किस तरह से गोवा की मध्य सरकार प्रदेश तो में किस इसलिए तरह गिरी से क्योंकि कर्नाटक आपके में- 2 बड़े नेताओं के बीच सामंजस्य बन ही नहीं पाया। जब तक उन्हें पता जी नहीं। चलता तक जमीन आपको ये पाँव बता के दूं, नीचे से उत्तर खिसक गई। प्रदेश में- चलिए अजय उत्तर जी, 2 प्रदेश मेहमान में- हमारे साथ और जुड़ गए हैं, आपसे सवाल लेंगे। 2 मेहमान और हमारे साथ और जुड़ गए हैं। बता दूं आपको। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े महेश आर्या और पूर्व संयुक्त निदेशक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मोहम्मद अमीन भी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद अमीन साहब, चुनाव आयोग ने कोरोना को लेकर जो घोषणा की है, तरह के एहतियात बरते हैं, जो समय बढ़ाया गया है, रैलियों पर रोक लगाई गई है, इसके अलावा पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ाई गई है, वहां कम वोटर जाएं, ये सुनिश्चित किया गया है। आपको लग रहा है सबसे बेहतरीन तरीका यही है चुनाव कराने का इस वक्त? देखिए, ऐसा है कि ये इंटरनेशनल महामारी है और जब हमारा कमीशन गया हर स्टेट में तो हर पार्टी से बात की, सबका मत यही था कि चुनाव होना चाहिए। और संविधान में भी है आर्टिकल 324 में कि इलेक्शन कमीशन बाउंड है विधायी संस्था को बनाने के लिए। तो सवाल इस बात का है, आप देखिए ना कि अगर इस परिस्थितियों में भी इलेक्शन करा रही है इलेक्शन कमीशन, तो उसका बहुत बड़ा अपना दम है। देखिए ना कि पिछले चुनाव में जो 5 स्टेट के चुनाव हुए थे, उसमें 2 न्यायालय ने, एक मद्रास न्यायालय ने और दूसरा कलकत्ता न्यायालय ने
अमीन साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है। महेश आर्य जी जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उनके पास चलते हैं। महेश जी, थोड़ा देर से आप विलंब से आप जुड़े हैं। पहला सवाल सबसे यही है कि चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उससे आप लोग सहमत हैं? क्या समाजवादी पार्टी खुश है कि 15 तारीख तक वर्चुअली ही आप प्रचार कर सकते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का शुरू से कंसेप्ट रहा है और पहले भी जब इस तरह के सवालात कोरोना को लेकर रहे हैं तो कोरोना काल में भी समाजवादी पार्टी ने और हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने पूरी अपनी भूमिका अदा की थी। जब सरकार पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए थे, जो पैदल मार्च करके लोग घरों को निकले थे, कैसे हालात उनके साथ बने, हर तरह के लोग रास्ते में दम तोड़ गए, इस तरह से दवाइयों का दिक्कत आई, खाने पीने की मुश्किलात आई, उसमें भी समाजवादी पार्टी ने बढ़ चढ़ करके उनकी मदद करने की कोशिश किया था। अभी रैलियों को लेकर के भी काफी समय से सवाल उठते रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी ने शुरू से ये कहा कि हम संवैधानिक संस्थाओं में बिलीव करने वाली पार्टी है और जो भी संविधान की संस्था है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो भी डायरेक्शन मिलेगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे और पहले भी फॉलो करते रहे। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने 17 से लेकर जो सरकार चलाई है, 4.5 साल तक तो पूरी तरह सोते रहे, किसानों को धोखा देते रहे, कर्मचारियों को धोखा देते रहे, गरीबों को धोखा देते रहे और किसानों को तो उन्होंने जो मुद्दे लेके आए थे कि डबल इनको हम MSP देंगे, जो है आय दुगनी करेंगे, हर मुद्दे पर फेल हो चुके हैं। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार को नकारने जा रही है। रोज नया शगुफा छोड़ करके ये षड्यंत्र करते हैं और लोगों का वोट लूटने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जो चुनाव आयोग ने जयराम विप्लव से इसका जवाब लेंगे जयराम, लेकिन मोहम्मद अमीन साहब अपनी कुछ बात कह रहे थे, बीच में उनकी बात कट गई थी। अमीन साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई चुनाव होता है उसमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। मैं ये कह रहा था कि जो पिछली बार 2 प्रदेशों के यानी मद्रास हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक वर्डिक्ट किया था इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों और इलेक्शन कमीशन के ऊपर की एक FIR दर्ज होनी चाहिए कोरोना के इशू को लेके। देखिए, ऐसा है कि उन बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव से बात की, उसके बाद सारे स्टेट का दौरा किया, फिर लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन देखी और फिर अभी आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं कि इलेक्शन कमीशन ने आज भी इस बात को स्पष्ट किया है कि देखिए, जो हमारे यहाँ 5 स्टेट में इलेक्शन होने हैं उसमें 98% गोवा में जो है वैक्सीनेशन हो चुका है और यूके में भी 99% हो चुका है, यूपी में 90% हो चुका है, पंजाब में 55% हो चुका है और मणिपुर में 46% और इसका डबल डोज भी दिया जा चुका है। और जो हमारे इलेक्शन कमीशन में ऑफिसर्स जाएंगे, प्रिसाइडिंग अफसर, पोलिंग ऑफिसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट, उनको भी डबल डोज दी जा चुकी होगी, उसके साथ बूस्टर डोज भी दी गई है और सारा प्रबंध किया जा रहा है। अब की बार वो बातें नहीं आ पाएंगी और हम आपको पक्का यकीन दिलाते हैं कि अब की इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को पूरी ब्रीफिंग की गई है और कहा गया है कि किसी हालत में किसी को छोड़ना नहीं है, चाहे वो कोरोना का उल्लंघन करता है, अगर किसी तरह की और भी कोई बातें होती है प्रशासन के तौर पे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, जो किसी पार्टी अमीन साहब, हमने देखा है कि तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की जाती हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से और लगातार हमने ये भी देखा है कि आचार संहिता का उल्लंघन होता है, उस वक्त मामला सामने आता है लेकिन उसमें कुछ होता नहीं है, दोबारा चुनाव आ जाते हैं, तब तक भी कुछ नहीं होता। तो लगता है कि इस बार पहले जो होता था हो चुका। आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट के अगेंस्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ होम की गाइडलाइन है उसके तहत भी कार्रवाई होगी और इलेक्शन कमीशन, आप बता दूं मैं, इलेक्शन कमीशन इतना सक्षम है कि अगर उसका कोई अधिकारी भी गलत काम करता है तो उसको भी तुरंत अरेस्ट किया जा सकता है। नेताओं को तो कर ही सकते हैं, वर्करों को तो कर ही सकते हैं, इन पर मुकदमे लगाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। और अब की बार समीक्षा की है हर स्टेट में जाके, कमीशन ने पूरा देखा है कि पुराने केसेस का क्या हुआ। अब इन केसेस को लाया जाएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अब देख लीजिए, इनके कैंडिडेट तक को बताया जाएगा कि इनका कैंडिडेट की क्या हैसियत है, फाइनेंशियली क्या है, क्रिमिनल क्या है, कैसा है, उसको साइट पे भी डालना होगा, पार्टी को भी डालना होगा और ये बताना होगा जनता को। ये हमारा एक पोर्टल है, आपने देखा होगा कि आज इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है जन भागीदारी और जन जाने कि हम किस नेता को चुनने जा रहे हैं, उसकी क्या हैसियत है, फाइनेंशियली वो कितना बड़ा साहूकार है या कितना बड़ा क्रिमिनल है, इसको देखना होगा पब्लिक को। अमीन साहब, चुनाव आयोग ने कहा कि 3 प्राथमिकताएं हैं कि कोविड से सेफ हो, जो चुनाव हो, लोग ज्यादा से ज्यादा सामने आए, इसके अलावा सेफ और सिक्योर माहौल में लोग वोट दे पाए, ये चुनाव आयोग की प्रायोरिटीज हैं। जयराम विप्लव जी आप जवाब दीजिएगा महेश आर्य की बातों का। इसके अलावा
कोविड के वक्त ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव को आप लोग किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अब वर्चुअल रैलियां होंगी, यानी वर्चुअली संबोधित कर पाएंगे। क्या एक नया तरह का एक्सपेरिमेंट है? क्या राजनीतिक पार्टियों के लिए भी इस बार के चुनाव में बहुत कुछ सीखने को है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तकनीक का उपयोग करने में हमेशा आगे रही है। 2020 में जब कोरोना का संकट आया और देश ने लॉकडाउन झेला, तब भी सेवा ही संगठन का जो पूरा कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम कोविड में लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए अपने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता का सदुपयोग कैसे करना, और इस पूरे सेवा कार्य में सैकड़ों हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान भी गंवाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने न केवल डिजिटल बैठकें की, डिजिटल रैलियां भी बिहार के चुनाव में हमने करके दिखाया, और तब भी देश का विपक्ष, बिहार का विपक्ष इसका विरोध कर रहा था। वो कह रहा था कि हमें रैलियां करने की इजाजत मिलनी चाहिए। और आज मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आर्या साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन उनके नेता तो अभी अखिलेश जी का बयान सारी मीडिया ने दिखाया। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद ही अखिलेश जी ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि हम सक्षम नहीं है डिजिटली, हम उतने मजबूत नहीं है। तो ये रोना जो शुरू हो गया, जब दरअसल अखिलेश जी को किसी न किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ना होता है। चलिए कोई नहीं, अभी तो 15 जनवरी तक है, 15 जनवरी तक कोशिश कर सकते हैं डिजिटली चीजों को करने की। इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं पता है 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इस बार का चुनाव अलग होने वाला है, इस बार का प्रचार अलग होने वाला है, क्योंकि 15 जनवरी तक तो काफी सारी पाबंदियां लगी हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा पहले महेश आर्या जी का रुख करते हैं, जो कि कांग्रेस से हैं। महेश जी, इस बार की जो रैलियां हैं, अभी जो शुरुआत होगी वो उस तरह से नहीं हो पाएगी जैसे आमतौर पर होती थी। आपकी जो रैलियां थी, मैराथन थी, आपने वो खुद ही उत्तर प्रदेश में बंद कर दिया है। तो आप क्या खुद को डिजिटली तैयार मान रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है हम तो सक्षम नहीं है उतना। अजय वर्मा जी से सवाल है। नहीं, देखिए अभी आप थोड़ा करेक्ट कर ले। मैं कांग्रेस से नहीं, मैं समाजवादी अजय पार्टी वर्मा जी से सवाल है। अजय वर्मा जी से सवाल है, इसलिए मैंने करेक्ट दूसरा कर ये दिया। तो मेरे लिए पहले बोला, मैं बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ने जो कहा है वो एक्चुअली क्या है। इलेक्शन कमीशन को पता है अच्छी तरह से कि देश में जो भी राजनीतिक दल है, सबसे रिच पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सबसे ज्यादा चंदा इनको मिला है, और पूरे राज्य में और केंद्र में सरकार भी इन्हीं की है। इनके पूरे संसाधन है। डेमोक्रेसी की रक्षा की जिम्मेदारी इसी की भी बनती है। एकदम से ठीक है उन्होंने निर्णय जो किया है, लेकिन अभी इस तरीके से बहुत से छोटे दल हैं जो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जुटाने में सफल नहीं है, तो उनके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से दूरदर्शन और तमाम ऑप्शन है, आकाशवाणी वगैरह वगैरह, इसी तरीके से जो चैनल जो आप लोगों के माध्यम से जो पार्टियां ऐड निकालती, सरकार ऐड निकाल रही है, खाली ऐड सरकार का निकल रहा है, लेकिन ये मौका विपक्षी दलों को भी मिलना चाहिए और उसका खर्चा इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, जिससे कि तमाम चैनलों का प्लेटफॉर्म से विपक्षी लोग भी, विपक्षी दल भी इस्तेमाल कर सकें और जनता के बीच आप तक कह जा रहे सकें हैं और कि पार्टियों का खर्चा ना हो, इसका खर्चा सरकार उठाए या इलेक्शन कमीशन देखे कि इसका खर्च कहां से निकलेगा अगर वर्चुअल प्रचार किया जाना है उसके लिए। अजय जी, बिल्कुल अजय जी से सवाल ले लेती हूँ। महेश जी सुन ली आपकी बात। महेश जी सुन ली आपकी बात। अजय जी, क्या ये डिजिटल रैली, डिजिटल प्रचार के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है? किस तरह से आप लोग अपने प्रचार को आगे बढ़ाएंगे? अब 15 जनवरी तक तो इसी तरह से प्रचार होना है। देखिए, तैयार हो या ना होने का कोई अब सवाल इसलिए नहीं बचा कि जब घोषणा कर दी जाती है फिर आपकी तैयारी हो या ना हो, इससे कोई मतलब आप तो पहले भी ऐलान कर चुके हैं ना, आपकी पार्टी तो पहले ही ऐलान कर चुकी। वैसे मैं तो कहता रहा हूँ, मैं पूरा ही तो सुनना, आप सुन लीजिए। मैंने आपसे क्या कहा कि जब घोषणा कर दी जाती है संस्थाओं द्वारा तो फिर कोई तैयार हो या ना हो उसके रोने से कोई फायदा नहीं है। अब तो ये देखा जाए कि इस देश और प्रदेश में जो 5 स्टेटों में चुनाव है, वहाँ के वोटर्स और वहाँ के लोग, सबसे पहले तो हम अपील करेंगे इस देश की सरकार से, कोरोना के हर नियम का पालन सारी पार्टी के लोग करें, वो कोई भी पार्टी हो। दूसरा, कोरोना से इफेक्टिव कोई भी परिवार का लोग हो, किसी भी दल का हो, वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, जनता का हो, सपा का हो, बसपा का हो या अदर्स पार्टी का हो, उसको सारी, ऐसा नहीं है कि खाली सरकार अपने पक्ष के लोगों के लिए सारी सुविधा कराए और लोगों के लिए नहीं करे। दूसरी अपील हमारी पार्टी की तरफ से। और तीसरी अपील हम ये करना चाहेंगे कि संस्थाओं को, प्रशासन को
जितनी भी निगरानियां या जो भी वो लगाने उनके ऊपर अंकुश, वो सब पार्टियों के ऊपर समान लगाएं। हालांकि समय समय पर ये लोकतंत्र है, जागरूक के कई प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक टाइप यूनिवर्सिटियां हैं जहाँ हालांकि बहुत सारी चीजें वहां सही भी नहीं होती नहीं है। तो हमारा ये है कि हम तैयारी ना भी होंगे तो भी हम पूरी तैयारी करेंगे। लोकतंत्र में हमें उम्मीद है कि ये देश का वोटर, इन 5 स्टेटों का वोटर मजबूती से जवाब देगा सरकार की उन नीतियों के खिलाफ जो उसे पसंद नहीं। मोहम्मद अमीन साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पूर्व संयुक्त निदेशक हैं। अमीन साहब, जिस तरह से आरोप इलेक्शन कमीशन पर भी लगे, पहले कोर्ट ने भी आरोप लगाए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद जो स्थिति बनी, बंगाल के पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए उसके बाद जो स्थिति बनी, जिस तरह से दूसरी लहर उसके बाद पीक पर गई, चुनाव आयोग पर तमाम आरोप लगाए गए। चुनाव आयोग ने इस बार जो घोषणा की है उसमें पूरा ध्यान रखा है ताकि इस तरह के आरोप फिर ना लगे, लोग सुरक्षित रहें। रैलियों पर, रोड शो पर रोक लगाना इसका एक बड़ा कारण यही है। देखिए, जहां तक सवाल इलेक्शन कमीशन पर उठाने का है, ये लोग उठाते रहते हैं, जैसे एम्पायर को उठाते हैं। बॉलिंग और बैटिंग को नहीं देखते हैं अपनी आपस की, बल्कि इलेक्शन वो एम्पायर को कह देते हैं हमको आउट कर दिया। ऐसा इलेक्शन कमीशन कभी नहीं रहा। निष्पक्ष चुनाव कराए हैं, यही कांग्रेस है जिसके प्रदेशों में सरकार बनी है, यही समाजवादी 2012 में आई थी। ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह की बात है, इसको मैंने बंगाल में भी कहा था कि ममता बनर्जी ने जो 10 साल पहले राज किए, उस वक्त उनकी स्थिति कुछ कमजोर नजर आ रही थी, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं होता तो दोबारा वो कैसे आ पाती। देखिए, इस बात को किसी के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। अभी आप समाजवादी की पार्टी के कह रहे थे लोग कि ऐसा है कि हमको बराबर से समय देना चाहिए। इनको पता होना चाहिए कि आजादी के बाद आज तक चुनाव हुए हैं, जब भी कभी बात आई है माध्यमों की, उसमें हमारा जो सरकारी माध्यम है उसको अश्योर करता है इलेक्शन कमीशन कि चाहे वो AIR हो, ऑल इंडिया रेडियो हो, चाहे वो आपका दूरदर्शन हो, बराबर से टाइम दिया जाएगा हर पार्टी को। कभी इसी की मांग सभी पार्टियां कर रही हैं अमीन साहब, और जरूरी है इस पर ध्यान भी दिया जाए, क्योंकि वाकई हर पार्टी इतना खर्च नहीं कर सकती वर्चुअल रैली के लिए, वर्चुअल संबोधन के लिए। इसीलिए पार्टियां हमेशा, जो विपक्षी पार्टियां, बीजेपी के अलावा जो पार्टियां हैं, वो इसका विरोध करती रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। इंडिया का मुकदमा में वोट युद्ध में लगातार चर्चा हमारी जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। तो चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं इंडिया के वोट युद्ध में। और 5 राज्यों के जो चुनाव की तारीखें हैं वो घोषित हो चुकी हैं और साथ ही साथ पाबंदियां भी लगी हैं। मेरे साथ जयराम विप्लव हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। जयराम विप्लव साहब, उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो आपके जो स्टार कैंपेनर हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। बड़ी शानदार रैलियां करते हैं, मंच से आवाज लगाते हैं, भाइयों ऐसा हुआ कि नहीं। फिर पीछे से जो मंच से आवाज आती है, आपके तमाम कार्यकर्ता जोश के साथ आवाज लगाते हैं। तो काफी कुछ जो आपका वोट है वो उनकी वजह से खिसकता है और आपको जीत भी हासिल होती है। लेकिन अगर ऐसे ही वर्चुअली रहा तो कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा अगर रैलियां बंद हुई, जनसभाएं बंद हुई। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी जो कुछ कहते हैं वो खाली डिब्बे को बजाने जैसा नहीं है। हम डिब्बे में कुछ काम करके रखे हुए हैं, 5 साल का काम लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं। तो जो काम है वो तो वैसे भी लोगों के घर घर तक पहुंचा हुआ है। और पिछले 1.5-2 महीने में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने चारों तरफ हर जिले में किसी न किसी बड़ी योजना का उद्घाटन देखा है, तो उनको विश्वास है कि इस सरकार ने 5 साल में डिलीवर किया है। और डिजिटल माध्यम से हर बूथ तक जो हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो हमारे पास हर बूथ में पन्ना प्रमुखों की सूची है, वो सारे लोग नीचे तक एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता के ऊपर जिन 25-50 वोटरों की जिम्मेवारी होती है उन तक हमारी बात को पहुंचाएगा। और सोशल मीडिया से लेकर के डिजिटल रैलियों तक, SMS, फोन कॉल्स, तमाम ऐसे माध्यम। जयराम जी, आपकी तमाम बातें सही हो सकती हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश के मामले में मैं कह सकता हूं, लेकिन अगर उत्तराखंड के कई नेताओं की बात करें या बाकी राज्यों की बात करें जहां चुनाव है, तो वहां केंद्र की योजनाओं के बारे में, 370 के बारे में बात कर करके अभी भी वोट मांगे जा रहे हैं। यानी राज्य सरकार ने कुछ किया नहीं, तो मोदी जी ही स्टार कैंपेनर हैं, मोदी जी ही चेहरा हैं। और अगर जनसभाएं मोदी जी की नहीं होंगी तो बीजेपी के कई विधायक खतरे में आ जाएंगे। मोदी जी निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश ही नहीं, पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है। तो भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक तौर पर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व का, उनके भाषणों का
उसका लाभ तो मिलता ही है। अब कांग्रेस पार्टी के पास या विपक्ष के पास अगर कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए, दुर्भाग्य, देश की सबसे पुरानी विपक्षी पार्टी आज 2.5-3 साल से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ढूंढ नहीं पाई है, और जिस व्यक्ति को बार बार वो जिम्मेवारी सौंपना चाहती है वो व्यक्ति अपने कार्यकर्ताओं का हाथ झटक करके बाहर चले जाते हैं। जब भी कोई गंभीर मौका हो, राहुल गांधी अचानक से गायब हो जाते हैं। प्रियंका जी है ना, प्रियंका जी ने कमाल संभाली हुई है, बेटी हैं वो लड़ रही हैं। हाँ तो लड़े ना, अच्छी बात है, हम अजय तो जी स्वागत कर रहे हैं। अजय जी, प्रियंका जी की लीडरशिप में क्या कमाल दिखाएगी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस? देखिए, कुछ लोग उधर ये होता है कि कांग्रेस के बिना ना उनकी रोटी हजम होती ना पानी हजम होता, वो नाम ले लेके ही बस उसको दिखाते रहते हैं कि कुछ लोग उसके बिना उसका हल फ्लिप द क्वेश्चन गेम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हमेशा सवाल में नहीं बोला जवाब पलट देते हैं। सुनिए अजय जी को सुनिए, जयराम जी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। अजय जी मैं सुन ही रहा हूँ जी, नहीं बीच में ना बोले तो मुझे उम्मीद है। जी अजय जी बोलिए, अच्छे वक्ता हैं, बात पूरी, अजय जी बात। अरे अजय जी बोलिए, इतनी जल्दी क्यों खींच जा रहे हैं? नहीं हो सकते तो मेरा बोलने से कोई फायदा नहीं, आप अपना प्रचार करते रहिए, अपनी रैलियां बताते रहिए। अरे आपने तो तमाम अपील कर दी अपनी पार्टी की रैलियों की, प्रचार तो आप कर रहे थे। बात खत्म की, मैं तो सवाल का जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल आपके पास आऊंगा जयराम जी। को सुनने की क्षमता नहीं है, क्यों मुंह बना रहे? मैंने एक ही लाइन तो कहा साहब। जी आप उन्हें वक्त दीजिए, शांत रहिए, आपके पास। जी अजय जी बोलिए अजय जी, आपका पूरा वक्त है, इस वक्त आप अपनी बात पूरी कीजिए। अब आपके पास खाली 700 की मैसेज नहीं पहुंचा तो फोटो शूट करा के उसे पूरे देश में। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि विश्व के सर्वाधिक पावर, फिर बोल रहे हैं आप, फिर एक बार बोलने दीजिए। कहाँ है? ये बोलने के इनके बहुत आदत पड़ चुकी है, बीच में बोलते हैं, इनके लिए सच बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए किसी को बोलने देना चाहते हैं। जब उत्तर नहीं हो तो यही हाल होता है। बोलिए, नहीं विजय विप्लव जी एक बार बोलने दीजिए। अजय जी अजय जी आप बात करिए। ये बेचैन ना हो, अपनी परिस्थिति देख के बोले। देखिए, इन्होंने कहा कि विश्व, मोदी जी उत्तर हिंदुस्तान के नहीं विश्व के प्रधानमंत्री हैं। तो भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गलत, फिर मैं बीच में इनको टोकूंगा, आप फिर चिल्लाएंगे। ये गलत कोट अगर करेंगे, ये कहां से ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाएंगे? आप रिवाइंड करिए और दिखाइए कि क्या मैंने कहा विश्व के लोकप्रिय नेता है, प्रधानमंत्री नहीं कहा था। उससे कुछ बोलते हैं महाराज, थोड़ा पढ़े लिखे लोगों को लाइए ना, क्या बातें करने लगे। चैनल पर बेहतर होगा कि अच्छे लोगों को बुलाया करें। आप बात कांग्रेस के कम से कम अधिकृत लोगों को तो बुलाइए, अब ये बताएंगे हमें। अच्छे लोगों को बुलाइए। अजय जी बात पूरी कीजिए, ये व्यक्तिगत मत जाइए आप लोग। जी अजय जी कहिए, मैंने केवल करेक्ट किया, ये मेरे बारे में अगर गलत कोट कर रहे हैं, मैंने करेक्ट किया। बोलिए आप जी, मुद्दों पे बात करते हैं ना। मैं आप ये कह रहा हूँ कि क्या प्रियंका गांधी के नेतृत्व पे आपको इस वक्त किसी चमत्कार की उम्मीद है? क्योंकि पिछली बार राहुल गांधी जी, अखिलेश जी सब साथ में नजर आए थे, कुछ हुआ नहीं। जो भारत में किसी स्टेट में पंजाबियत को बदनाम करके कहते हो कि मैं जिंदा वापस आ गया, तो उन्हें इंडिया में रहने का कोई शौक नहीं है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, संवैधानिक पद। फिर अजय जी आप बोले मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ आपसे, मैं उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान चले जाएं, जिन्हें खतरा लगता है हिंदुस्तान में, जिन्हें हिंदुस्तान में खतरा है वो पाकिस्तान चले जाएं। राहुल गांधी का लोकतंत्र ये कहता है कुछ नहीं है। भारत का लोकतंत्र ये कहता है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही शक्ति जनता चौक पे खड़ी उतरती है और सरकार में सभी वर्गों का ख्याल रखती है। देखिए इसमें बहस में ये नहीं हो सकता कि आपको जो पसंद हो आप वहीं से उस एंगल को लेकर बोलना शुरू कर दें, धागा कहीं से भी उधेड़ना शुरू कर दें। अजय जी सीधा उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा था, आपसे ये पूछ रहा था कि भैया पिछली बार राहुल जी और अखिलेश जी वहां आए थे, कुछ हुआ नहीं। इस बार प्रियंका जी की लीडरशिप में कितने बड़े चमत्कार की उम्मीद आपको उत्तर प्रदेश में है? आपसे मैं पूर्ण सहमत हूँ, आपकी बातों का हर जवाब मैं सभ्यता के दायरे में दूंगा, लेकिन आप उनका माइक जब तक डाउन नहीं करेंगे सर आप बोलिए तो सही। अभी वो शांत है, अगले 40 सेकंड शांत नहीं है। जयराम विप्लव जी अगले 40 सेकंड तक प्लीज चुप रहिए, वरना मुझे थोड़ा सा साउंड कम करना पड़ेगा। इनको सुन लेते हैं एक बार आप। जी अगले 40 सेकंड कुछ नहीं बोल रहे, आप अपनी बात रखिए अजय जी। इनसे कहिए अपने टाइम पे कुछ भी बोलें। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रियंका जी का नारा, राहुल जी का नारा, सोनिया जी का नारा, अपने लोगों को अपनी पार्टी का फिक्र करें। हम लोग 4 स्टेट में तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, अरुणाचल में, गोवा में, आपको निचोड़ बता रहा हूं मैं, उत्तराखंड में, पंजाब में और हिमाचल में। फिर आगे बीच में, फिर आगे आप। अरे रुकिए जयराम जी रुकिए,
फिर आगे बीच में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, इनका आप कैसे इनका क्या बात इनको कर फिर रहे हैं? बीच में आ गए, फिर बीच में आ गए, राहुल गांधी फिर बीच में आ गए, फिर बीच में आ गए। अभी सुन लीजिए, देखिए हम तो स्टेटों में चुनाव में सरकार बनाएंगे, क्या उत्तर प्रदेश दुर्भाग्य में है कांटे की कांग्रेस का? टक्कर है। देखिए हम लोगों की लड़ाई जो है, लोगों को पता है कि ये तानाशाहियों की पार्टी, हिटलर वाली पार्टी से नहीं है किसी की लड़ाई। उसको सबने देखा कोरोना में लोग कैसे मारे गए थे, बेरोजगार किस तरह से लोग हुए, किस तरह से 15 लाख नहीं मिले, किस तरह से 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली। प्रदेश के लोग मन बना चुके हैं, महंगाई के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, कोयले के ऊपर, काले धन के ऊपर, तानाशाही के ऊपर, 5 घरानों को बढ़ाने के ऊपर। ये लोग अपने मैया में मिट्टू बनते रहे, अपने साधन दिखाते रहे, अपने पैसे का इस्तेमाल करते रहे। गैस सिलेंडर जब बांटे उन पर भरवाया नहीं जा रहा है। महिलाओं को किस तरह से अपमानित करने का काम 3 साल से लेकर 30 साल तक इनके विधायक और इनके पूर्व गृह मंत्री इन्होंने बलात्कार में संलिप्त पाए गए, तो आपने नहीं देखा। बेटी हूं का नारा प्रियंका जी ने लगा, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, बेटी बचाओ और बेटी का किस तरह से उत्तर प्रदेश में हालात आपने देखे। मेरा अनुरोध यह है कि हम लोग मजबूती से सरकार बनाएंगे और इन मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर मनाएंगे। इन्हें अपने मुंह में मिट्टू खुश होने दीजिए। ऐसे ऐसे लोग इनके जब बैठ जाएंगे जिनका कोई टारगेट ही नहीं हो, तो फिर इनका मैया मुंह मिट्टू बनने दीजिए। चलिए अजय जी वापिस आऊंगा आपके पास। महेश आर्य जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी का इस वक्त अच्छा खासा इस वक्त उत्तर प्रदेश में पूरा कैंपेन चल रहा था। और सही बात बताएं तो इस बार जो उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि भैया टक्कर तो साइकिल और कमल के बीच में ही है। महेश जी, अखिलेश भैया पिछली बार एक एक्सपेरिमेंट किए थे, सबको जोड़ लिए थे साथ में, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और पूरा कुनबा जोड़ा था उन्होंने। इस बार अकेले ही मैदान में है, तो इस बार चमत्कार होगा, पिछली बार तो हो नहीं पाया था। नहीं, देखिए पिछली बार जो भी हुआ था उसके बाद ये अभी जो नया 2022 के लिए मैदान खुला है, उसके लिए हमारी पार्टी बहुत लंबे अरसे से पूरे जनता के बीच में जा रही है। कोरोना का काल हो उसमें भी लोगों के उस पर खड़े उतरे हैं, भावनाओं पर खड़े उतरे। पिछली सरकार जब हमारी सरकार चली उसमें मुफ्त जो है सिंचाई, मुफ्त बुआई और जो बिजली जिसके क्या बोलते बोरिंग फ्री, किसानों के हित में बहुत सी योजनाएं चलाई, कन्याधन दिया, लैपटॉप दिया छात्रों के लिए, नौकरियों की भी दर पिछली बार नकार दिया जनता ने, तो अब तो 5 साल और बीत गए, गंगा में और पानी बह गया। आप बोल रहे हैं नहीं, कई छोटे छोटे अलाइंस पार्टनर हमारे आ रहे हैं। अब की बार जो दूसरा वर्ग जो छिटक के भारतीय जनता पार्टी बेकाबू में चला गया था, मोस्ट बैकवर्ड की क्लास से, क्योंकि पिछली सरकार के लिए 2017 में चुनाव में योगी जी का चेहरा नहीं दिखाया गया था, उस समय दिखाया गया था पिछड़ी समाज के केशव देव मौर्य का। आज वो केशव देव समाज मौर्य जी का समाज और अति पिछड़ा समाज सारे लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वो सारे लोग सोच रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया। अभी कश्यप निषाद समाज के लिए उन्होंने बोला था रिजर्वेशन देंगे, वहां पे जाके मुकर गए। तो निश्चित रूप से वो समाज भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। समाजवादी पार्टी सैद्धांतिक आधार पर सभी के साथ न्याय करने वाली पार्टी है। चलिए, आप तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के अपने वादे हैं, अपने दावे हैं। मोहम्मद अमीन साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो पूर्व संयुक्त निदेशक हैं चुनाव आयोग कई दलों के साथ। अमीन साहब, बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त चुनाव आयोग के ऊपर है। मैंने 2 बड़े चुनाव कवर किए कोविड काल में, एक बिहार का कवर किया, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल का कवर किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चूक हमेशा नजर आई। जब कैमरा होता है तो जो गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल है, वो फॉलो किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से लापरवाही बरतनी शुरू हो जाती है। इस बार आपको लगता है कि चुनाव आयोग नजर बनाए रख पाएगा? इस बार चुनाव आयोग 100% एक्यूरेसी के साथ काम फॉलो करवा पाएगा कोविड प्रोटोकॉल? उसी का नतीजा है जो आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी डेट्स अनाउंस की हैं और उसके साथ में चरणों में, कितने चरणों में, फेजेस में इलेक्शन कराए जाएंगे। देखिए, अभी आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबकी ज्यादा निगाह थी कि सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश है। इस प्रदेश को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है, जैसे बंगाल में कराए गए थे, ऐसे यहाँ पर भी कराए, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और पिछली बार मद्रास हाई कोर्ट हो या आपका वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट हो, कलकत्ता हाई कोर्ट, दोनों ने कुछ न कुछ टिप्पणियां अपनी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पास की थी। उसको ध्यान में रखते हुए अब की बार कई बार टर्न हमारे जो अधिकारी थे वो गए स्टेटों में, उसके बाद फुल कमीशन पहले गया और दोबारा फाइनल स्टेज में भी गया। और सब बातें देखते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से और हमारे डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से सबसे बात की गई और इन नेताओं से भी बात की गई इलेक्शन की, जो एक हमारा प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का। और अब की बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी देखिए, आज ही उन्होंने इन्फोर्स कर दिया जैसी चुनाव की, ना तो कोई अब रैली होगी 15 जनवरी तक और ना ही कोई
पद यात्रा होगी, ना कोई साइकिल यात्रा होगी, और इसको 15 के बाद फिर रिव्यू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन रिव्यू करेगा, हेल्थ मिनिस्ट्री से कंसल्ट करेगा, उसके बाद देखेगा कि इसको बढ़ाना है तो बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब किसी भी कीमत पे इलेक्शन कमीशन अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे नहीं लगाएगा, और अधिकारियों को भी जो चूक रह गई थी उनको भी अच्छी ब्रीफिंग दी गई है, और कहा गया है कि किसी भी पद पे हो, किसी पार्टी का हो, उसको छोड़ना नहीं है। इन अधिकारियों को बहुत सख्ती की जाएगी, और पार्टियों को भी सहयोग देना होगा। और आप लोग भी हमारे जो इलेक्शन कमीशन के सहयोगी हैं, यानी जो प्रेस है, प्रेस से कहा गया है, आज भी स्पेशली उन्होंने कहा कि फ्रेंडली है, हमारे दोस्त हैं, और जो भी प्रिंट मीडिया निकालेगा, फोटोग्राफ प्रिंट करेगा, खबर प्रिंट करेगा, विजुअल देगा, उस पर इमीडिएटली बिना किसी गवाही के, ये अपने आप में गवाही है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो भी दिया है वो सही दिया है, उस पर इलेक्शन कमीशन कॉग्निजेंस लेगा। और जहां पर बात आई थी कि पिछले जो चुनाव में हैं, उन चुनाव में ये कहा गया कि एक आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो एक नहीं रूल नहीं है पूरा। लेकिन ऐसा नहीं है। अमीन साहब देखिए, लेकिन सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं, जैसे कि अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो ब्रीफिंग की है उसमें पुराने जो चुनाव हुए थे पिछली बार, और जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं या जिसको कोई नोटिस दिए गए हैं, उनका पूरा रिव्यू किया गया है, और उन रिव्यू को ध्यान में रखते हुए अब की बार इनको छोड़ा नहीं जाएगा और उनको सेटल कर दिया जाएगा। अमीन साहब, दरअसल सवाल खड़े करने लोगों ने शुरू कर दिए हैं पॉलिटिकल पार्टी जी ने। महेश चारे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनका भी कहना है, अखिलेश यादव जी का भी जो बयान आया है कि जो बड़ी पार्टियां हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी, उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास पूरे फंड है, वो डिजिटल रैली कर सकते हैं, लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं उन्हें नुकसान हो सकता है, वो शायद उतना कैपेबल ना हो। तो सवाल उठाने शुरू किए इन पार्टीज ने। मैं इसका भी बताता हूँ। देखिए, इससे पहले भी चुनाव की जो आचार संहिता लगती थी, उसके बाद सारी पार्टियों को, जो हमारे इलेक्शन कमीशन की रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, चाहे नेशनल हो या राष्ट्रीय स्तर की, सबको समय बराबर से AIR पर, ऑल इंडिया रेडियो पे, जो सरकारी हमारे एजेंसीज है, दूरदर्शन पे दिया जाता रहा है, और उसको बात करने का मौका दिया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन पे तो मिलता है, मुझे पता है, लेकिन जो अभी जो प्राइवेट चैनल जो चल रहे हैं, जिसपे हमारी आपकी चर्चा हो रही है, इस तरह के चैनलों पर सरकार की तरफ से जो ऐड चलाए जा रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है। नहीं सर, आचार संहिता, महेश जी, जब आचार संहिता लग जाती है तो सरकारी ऐड प्राइवेट चैनल पे नहीं चलता है। आपकी जानकारी अधूरी है, आपको या तो पता नहीं है, आप चैनल पे आ गए हैं, अपने आप नेता से बात करिएगा। इंडिया पे तो है, जो इलेक्शन कमीशन में आते हैं, मीटिंग्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम बढ़ाएंगे क्या? इलेक्शन कमीशन बढ़ाएगा क्या? या आपको वोट दिलवाएगा? आपने काम किया होगा पिछले 5 सालों में, पिछले 5 सालों में काम किया होगा तो पास होंगे। ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं पास फेल कराना, और दलों का ख्याल रखते इलेक्शन कमीशन का काम है एग्जाम कराना। जो पार्टी ने अच्छा काम किया होगा वो पास होगी, जिसने नहीं किया, बातें बनाई होगी, वो फेल होगा। ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, उसका तो काम है जो पास हुआ उसको, उसके रिजल्ट पे साइन कर देना चुनाव आयोग का। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि बंगाल जैसे कई स्टेटों में हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, देखिए महेश जी, अमीन साहब ने इतने साफ शब्दों में इतनी अच्छी बात आपको बता दी, पढ़ाई की होगी तो पास होंगे, नहीं किया होगा तो फेल हो जाएंगे। इससे ज्यादा साफ शब्दों में और क्या कहेंगे। चलिए वापिस आएंगे, इस चर्चा को हम आगे करते। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और बात इस बात को लेकर हो रही है कि ये चुनाव थोड़ा अलग है। इस बार के चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, वर्चुअल जो चुनाव प्रचार है उसको आपको ध्यान में देना पड़ेगा, और तमाम जो पार्टीज हैं उनको अपनी स्ट्रेटेजी इसी के इर्द गिर्द बुननी पड़ेगी। हालांकि 15 जनवरी तक अभी चीजें ध्यान में रखने के लिए कही गई हैं। हो सकता है कि 15 जनवरी के बाद रैली की इजाजत मिले। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि किस तरह से कोविड के जो हालात हैं वो आगे बदलते हैं, सही होते हैं या फिर नहीं बदलते हैं। और इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, बहस कर रहे थे, और तमाम जो राजनेता हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं उनका कहना था कि हम डिजिटल जो प्रचार है उसके लिए तैयार हैं, और कोविड जो है उससे हमें बचना चाहिए। और इस तमाम मुद्दों पर हमारे सहयोगी नमित ने बात की है राशिद अलवी से। 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग ने कर दिया है। तमाम जो नियम कायदे कानून हैं उनको बनाया गया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी जी हैं। अलवी जी, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 15 जनवरी तक सभी रैलियां, फिजिकल रैली, पदयात्रा, साइकिल रैली, सबको रद्द किया गया है।
इसके अलावा बात करें तो उम्मीदवारों की जो चुनाव की खर्च सीमा है उसको बढ़ाया गया है। किस तरीके से सबको देखते हैं? देखिए, इलेक्शन लोकतंत्र का हिस्सा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हालात बहुत ख़राब है। इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी तक पाबंदियां लगाई हैं, बहुत सख्त पाबंदियां हैं। इन पाबंदियों में चुनाव होना बहुत मुश्किल है। ना रैली होगी, ना नुक्कड़ सभाएं होंगी, 5 आदमी से ज़्यादा जा नहीं सकते। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4-4 लाख वोट है। 5 आदमी कैंडिडेट लेके घूमेगा, कैसे अप्रोच करेगा? और 15 जनवरी के बाद जो हालात हैं, जिस तरीके से कोविड मल्टीप्लाई कर रहा है, वो तो बढ़ता चला जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि 15 के बाद भी इन पाबंदियों में कोई तब्दीली आएगी। बहुत सख्त वक्त है, राजनीतिक दलों को इनकी पाबंदी करनी चाहिए। ज़्यादा बेहतर था कि चुनाव को अभी कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करना चाहिए था। अगर कैंडिडेट्स को ही हो गया कोविड, चुनाव कैसे लड़ेगा? कैसे एक कैंडिडेट नहीं है, 25% आबादी इस इलेक्शन के अंदर वोट डालेगी। टोटल वोटर्स का करीब 25%। हमने देखा है कि जब केरला और बंगाल और तमिलनाडु का चुनाव हुआ था, कोविड ने क़यामत बर्पा कर दी थी। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ये कोविड से बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो चुनाव, तो बहुत अच्छा है। सर, चुनाव आयोग ने एक सुविधा ऐप की भी बात की है जिस पर ऑनलाइन नामांकन भी किया जा सकता है। ये एक वैकल्पिक जो चीजें हैं वो नामांकन तो एक ही बार होता है, वो इतनी अहमियत नहीं रखता। वो अच्छा है कि ऑनलाइन होगा। कैंपेन कैसे होगी, कैसे लोगों तक अप्रोच की जाएगी? बगैर लोगों से मिले बात किए चुनाव संभव नहीं है। और राजनीतिक दल इन तमाम पाबंदियों को फॉलो करें, ये भी ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी, जो उसकी आदत है, कि वो इन तमाम पाबंदियों को फॉलो करेगी। सर, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने यूपी में अपनी तमाम जो रैलियां हैं, जो रोड शो हैं, उनको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। आज जो प्रियंका गांधी ने भी एक वर्चुअल रूप से जुड़े थे यूपी। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा इस सरकार को रास्ता दिखाती। इलेक्शन कमीशन ने तो आज फैसला किया, कांग्रेस ने तो पहले फैसला कर दिया था कि बड़ी रैलीज नहीं करेंगे। चूंकि जान है तो जहान है, आदमी जिंदा रहेगा तभी तो लोकतंत्र का हिस्सा रहेगा। इसलिए चुनाव हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत करते हैं, लेकिन इन पाबंदियों को सबको मानना चाहिए। मुश्किल वक्त है, मुश्किल पाबंदियां हैं, इब्तदाए इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल, राशिद अल्वी साहब ने कहा उनकी व्यक्तिगत सोच है कि इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहिए था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है तो चुनाव आयोग के सामने भी एक चुनौतीपूर्ण एक रास्ता होगा कि किस तरीके से एक अच्छे माहौल में चुनाव को कराया जाए। लेकिन राशिद अल्वी साहब ने कहा कि 15 जनवरी तक जो है रैलियों पर रोक लगाई गई है, लेकिन इनका मानना है कि इस रोक को आगे भी जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके के कोरोना के आंकड़े लगातार देश के सामने आ रहे हैं, ऐसे में इन हालातों में 5 राज्यों के अंदर चुनाव कराना एक बेहद बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। ये चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग भी मतदान के साथ साथ ध्यान रखिए, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करिए और ये पॉलिटिकल पार्टियों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें जनता की सुरक्षा सबसे आगे रखनी है, पहले रखनी है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।